शिरीन और हम बात कर ही रहे थे कि अचानक नजर पीछे पड़ी और देखा तो सामने मेरी बीवी खड़ी हुई थी दरवाजे पर। उसने क्या सुना, क्या देखा और यहाँ पर वो कैसे आ गई, ये तो मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि मुझे और शिरीन को जिस बात का डर था वो आज सामने आ गई थी। वही बात, यानी कि मेरे बीवी को हमारे बारे में मालूम पड़ने की। और रानी सामने खड़ी हुई थी और हम दोनों को देख रही थी। उसके चेहरे पर तासुरात साफ नुमाया थे कि उसे ये बात हजम नहीं हुई है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। रानी चलती हुई सीधा शिरीन की तरफ बढ़ने लगी और मुझे डर लगने लगा कि कहीं रानी शिरीन से कोई ऐसी बात ना कह दे जो नागवार गुजरे और शिरीन को कुछ बुरा भला ना कह दे। मैं उसके सामने अड़ गया। तभी वो बोली, अच्छा तो ये थी तुम्हारी रंगरलियां, ये अय्याशियां कर रहे हो तुम मेरी पीठ पीछे। मुझे कहते हो कि मैं तुम पर ध्यान नहीं देती और तुम ये कहाँ कहाँ ध्यान देते फिर रहे हो। कौन है ये बदजलन औरत? जैसे ही उसने बदजलन कहा तो मेरा खून अचानक खौल गया, क्योंकि मैं शिरीन के बारे में कुछ नहीं सुन सकता था। शिरीन मेरी मोहब्बत थी और वो भी पाक मोहब्बत। ये बात अलग थी कि मैंने रानी को कभी उसके बारे में बताया नहीं था। रानी को धोखे में जरूर रखा था, लेकिन रानी कौन सा मुझसे वफा कर रही थी या मुझ पर ध्यान दे रही थी। मुझे अचानक जुनून सवार हुआ और मैंने रानी के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। रानी को थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा कि वो सीधा नीचे गिर गई और उठकर रोते हुए बोली, तुमने इस बदजलन औरत के लिए मुझे मारा? आखिर कौन होती है ये हमारे बीच में आने वाली? तुम मेरे शौहर हो, तुमसे मेरा निकाह हुआ है और तुम यहाँ किसी और औरत के साथ दिखोगे तो क्या मैं तुम्हारे ऊपर फूल बरसाऊंगी? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे ये सब करने की? मैंने कहा, रानी अपनी जुबान संभाल कर बात करो। ये शिरीन है और ये कोई बदजलन औरत नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी औरत है। तो वो कहने लगी, वो तो मुझे पता है कितनी अच्छी औरत है। दूसरे के आदमियों को फंसाकर, उन्हें बहला फुसला कर उनसे पैसे ऐंठती हैं ऐसी औरतें, और अपने हुस्न के जाल में फंसाकर तुम जैसे गधों को बेवकूफ भी बनाती हैं। रानी अपना आपा खो चुकी थी, उसकी बात से साफ जाहिर हो रहा था। मैंने कहा, तुम यहाँ से सबसे पहले दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें और मारूं। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा और तुम्हें सब बता दूंगा। रानी बोली, नहीं, मुझे इस औरत के सामने ही सारी हकीकत जानना है। मुझे जानना है कि तुम किस हद तक गिर चुके हो और तुमने क्या क्या कर लिया है। मुझे पता है कि ऐसी आवारा औरतें किस टाइप की होती हैं। मैंने फिर से शिरीन के बारे में ऐसी बात सुनी तो खून फिर से खौलने लगा। मैंने अचानक मेरी बीवी के बाल पकड़े और उसे 3-4 थप्पड़ रसीद कर दिए। वो रोने लगी और रोते रोते बोली, अब तुझे सब्र हो गया? बदजलन औरत, तू यही चाहती थी कि मेरा शौहर मुझे पीटे, वो भी तेरे सामने? तू यही चाहती थी ना कि हमारा घर बर्बाद हो जाए? तुम जैसी औरतों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे इतने मारने के बावजूद भी रानी का मुंह था जो बंद होने को राजी ही नहीं था, और वो शिरीन को अनाप शनाप अनशन बोले जा रही थी, जिससे मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और ज़रा जुनून सवार हो रहा था। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? सिवाय रानी को मारने के मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने उससे 3-4 थप्पड़ और दिए, लेकिन उसकी आवाज़ फिर भी बंद नहीं हुई। रोते रोते वो शिरीन को अनशन बोलती गई। मैं अपनी बीवी को घसीटता हुआ सीधा कार के पास ले गया और कार के अंदर बिठाया, और मैंने उससे कह दिया, मैं सिर्फ 5 मिनट में आ रहा हूँ। अगर तुम फिर उठकर आई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद मैं भागता हुआ हवेली के अंदर गया। देखा तो शिरीन नीचे मुंह करके सिसक सिसक कर रो रही थी, और वो ऐसी शर्मिंदगी वाली हालत में थी कि वो मुझसे नजरें तक नहीं मिला रही थी। मैंने कहा, शिरीन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मेरी बीवी की जुबान है ही इतनी गंदी कि वो किसी के बारे में अनाप शनाप बोलने में भी सोचती नहीं है। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतना सुनना पड़ा। शिरीन ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने सोचा कि शिरीन की हालत अभी ठीक नहीं है। रानी के अल्फाज उसके दिल पर चुभ गए हैं और इसीलिए वो रो रही है। मैंने कहा, शिरीन, तुम फिक्र मत करो, मैं रानी को इसकी सजा जरूर दूंगा। उसने तुम्हारी तौहीन की है, यानी मेरी मोहब्बत की तौहीन। तो शिरीन बोली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसने जो कहा है सही कहा है। ऐसे रिश्ते रखने वाली औरत को शायद यही सब सुनना पड़ता है जो आज मैंने सुना है। मैंने कहा, शिरीन, तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसी औरत बिल्कुल नहीं हो, तुम मेरी मोहब्बत हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो उसने कहा, चुप हो जाइए फारूक, आप कोई मोहब्बत नहीं करते, आप सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। जिस दिन मेरी ज़रूरत पूरी हो गई तो रानी की तरह मुझे भी छोड़ दोगे। मैंने कहा, शिरीन, तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे ऐसा वैसा मर्द समझती हो? तो वो कहने लगी, अगर ऐसे वैसे मर्द नहीं हो तो आपकी बीवी यहाँ कैसे आई? और पहली बात तो आप शादीशुदा होकर मुझसे आखिर ताल्लुकात ही क्यों रख रहे हो? मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिस दिन भी हमारी मोहब्बत की तौहीन हो जाएगी उस दिन मैं टूट कर बिखर जाऊंगी। और फारूक, वो दिन आज ही है। आज शायद हमारी मुलाकात का आखिरी दिन है। फारूक, अब आपको और हमको जुदा होना होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया था
कि अगर हमारी मोहब्बत रुसवा हो गई और हम दोनों में से किसी पर भी कोई इल्ज़ाम आ गया या एक दूसरे की फैमिली डिस्टर्ब हुई या हमें तकलीफ हुई तो मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। आज वो वक्त आ चुका है। मैंने कहा शिरीन ऐसा मत कहो, प्लीज़ मुझसे एक बार ठंडे दिल से बात करके देखना। तुम पहले तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर लो, मैं जब तक इस बेकार औरत को घर छोड़कर आ जाता हूँ और फिर हम दोनों बैठकर बात कर लेंगे। शिरीन ने कहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी फारूक, अब तुम बस चले जाओ यहाँ से और चले जाओ और फिर मत आना, क्योंकि मैं अब किसी भी काबिल नहीं बची हूँ। मुझे आज बहुत तकलीफ हो रही है और मैं शायद तुमसे अब कभी ना मिलूँ। फारूक याद रखना, मैंने तुमसे सिर्फ मोहब्बत की थी, कोई ज़रूरत पूरी नहीं की। ना ही मैंने तुम्हें कोई लालच दिया था मेरे पास आने का, ना ही मैं तुम्हारा घर बर्बाद करना चाहती थी। आज तुम्हारी बीवी ने मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उन्होंने मुझे पारा पारा कर दिया है और मैं अब तुमसे कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहती, कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती फारूक, क्योंकि मैं किसी का भी घर बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम भी जानते हो कि मैं कोई इंसान नहीं जो इतना खुदगर्ज बन जाऊं और किसी का घर बर्बाद कर दूं। हम जिनजात में कभी कोई किसी का घर बर्बाद नहीं करता, ना ही हम लोग कभी किसी के बीच में आते हैं। लेकिन आज तुम्हारी बीवी का दिल टूटा है और साथ साथ मेरा भी दिल टूटा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमारी मोहब्बत कभी एक नहीं हो सकती और शायद आज उसका इख्तिताम, उसका अंत हो चुका है। मैंने जैसे ही उसके मुंह से ये बात सुनी मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोते हुए बोला शिरीन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी तौहीन या तुम्हारी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता था, मैं तुम्हें बेइज्जत नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, शायद किस्मत को यही मंजूर था कि मैं ऐसे मोड़ पर आ जाऊं जहां मेरे पास कुछ भी ना बचा हो। शिरीन अगर तुम चले गई तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी मोहब्बत हो, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। ना मैंने तुमसे किसी ज़रूरत की खातिर मोहब्बत की थी, ना ही किसी लालच की खातिर, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की थी। और अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी बेइज्जती की है या तुम्हें ज़माने में रुसवा कर दिया है तो शिरीन तुम जो सज़ा देना चाहो मुझे दे दो, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। शिरीन ने कोई जवाब नहीं दिया और मैं बहुत देर तक वहीं पर खड़ा रहा। लेकिन फिर मुझे अपनी बेकार बीवी का ध्यान आ गया और जैसे ही ध्यान आया तो मैंने सोचा कहीं वो फिर से उठकर यहाँ आकर शिरीन को कुछ अनाप शनाप ना बोल दे। शिरीन मेरे सामने खड़े होकर नीचे मुँह कर रो रही थी। आज उसने मुझसे नज़रें तक नहीं मिलाई थी। ये सब होने के बाद शायद वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती थी। मुझे भी अपने आप से घिन आ रही थी कि मैंने एक भोली भाली जिनजादी को, एक पाकसाज जिनजादी को इस तरह जलील किया था, वो भी अपनी बीवी के हाथों, कि मैं कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसका कहना भी सही था। रानी ने उसे ऐसे ऐसे अल्फाज कहे थे कि जो शायद किसी इंसान को भी बुरे लगते, और फिर तो वो एक जिनजादी थी। बहरहाल मैं वहाँ से चुपचाप आ गया। इसी में मेरी भलाई थी, क्योंकि अभी शिरीन से बात करना, उसे समझाना नामुमकिन था। मैं गाड़ी में आया। गाड़ी में आकर देखा तो बीवी का अलग ही मुंह चढ़ा हुआ था और वो मुझे खुन्नस भरी नज़रों से देख रही थी। गाड़ी में बैठा तो उसकी पटर पटर चालू हो गई, लेकिन मुझे उसकी बातों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरे वहमो गुमान में सिर्फ और सिर्फ शिरीन ही घूम रही थी। रानी थी जो अनाप शनाप शिरीन को अभी भी बोल रही थी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो मेरे दिल की दुनिया उजड़ गई हो। ऐसा लग रहा था कोई चीज़ मुझसे छीन कर कोई दूर ले जा रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो दिल की धड़कन दूर हो रही हो। जैसे जैसे शिरीन की हवेली से आगे बढ़ता जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों के बीच फासला बढ़ता जा रहा है। रानी थी जो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे तैसे करके उसे घर लाया और घर लाकर उसे घर के अंदर छोड़ा और चुपचाप घर से बाहर चला गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। मन ऐसा कर रहा था कि इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊँ, क्योंकि मैंने अपनी मोहब्बत को रुसवा कर दिया था और मैंने अपनी मोहब्बत पर वो इल्ज़ामात लगवा दिए थे जो किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक थे। मुझे शिरीन का ख्याल बार बार आ रहा था, लेकिन अभी उसके सामने जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरी वजह से शिरीन ने वो बातें सुनी थी जो एक इज्जतदार औरत कभी नहीं सुन सकती थी और जो एक इज्जतदार औरत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शिरीन ने आज वो बातें सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर सुनी थी। मन तो ऐसा कर रहा था कि इस गाड़ी को लेकर किसी ट्रक में चला जाऊं और हमेशा हमेशा के लिए अपनी सांसों को थाम दूं, हमेशा हमेशा के लिए सबसे दूर चला जाऊं। लेकिन ये इस बात का हल नहीं था। मुझे शिरीन को समझाना था और उसे बताना था कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सिर्फ मोहब्बत की है, सिर्फ मोहब्बत और कुछ भी नहीं। लेकिन अभी समझाना नामुमकिन था। मैं चला गया इंदौर से बाहर, गाड़ी लेते हुए सीधा चला जा रहा था। मंजिल का पता नहीं था, कहाँ जा रहा हूँ ये भी पता नहीं था। आगे जाकर एक जंगल जैसे इलाके में हाईवे से टर्न ले लिया और फिर जंगल में गाड़ी रोककर अकेला वहां बैठ गया। आंसू थे जो मुसलसल आंखों से गिरे जा रहे थे। शिरीन का चेहरा आंखों के सामने था और आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। इस जंगल बियाबान में दिल को सुकून तो मिल रहा था,
लेकिन बेचैनी फिर भी कम नहीं हो रही थी। और वो बेचैनी थी सिर्फ ये कि शिरीन अब क्या करेगी, कहीं शिरीन मुझे सच में ना छोड़ जाए, क्योंकि उसने कह दिया है कि हमारी आखिरी मुलाकात है, मुझे जाकर उससे बात करना चाहिए। लेकिन दिल कह रहा था कि अभी उसके सामने जाना ठीक नहीं होगा, वो बहुत तकलीफ में है और बहुत अजियतें बर्दाश्त कर रही है मेरी वजह से। उस जंगल में बैठे हुए मुझे ना खौफ था ना डर, क्योंकि जिंदगी का पूरी तरह से शिराजा बिखर चुका था। क्योंकि इंसान जब मोहब्बत में टूटता है तो उसके दिल से मौत का डर ही खत्म हो जाता है, वो तो उल्टा मौत के करीब जाने की कोशिश करता है। और यही हालत अभी मेरी हो रही थी। शिरीन की बातें बिल्कुल सही थी, मेरी वजह से ही उसने इतनी तजलील, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त की थी। आखिर वो मुझसे क्यों ना कहती कि तुम हमारी जिंदगी से चले जाओ, क्यों ना कहती। उसके साथ इतना गलत जो हुआ था, उसने तो मुझसे मोहब्बत की थी, मेरी खातिर उसने अपने जिस्म को, अपनी जान को मुझ पर कुर्बान कर दिया था। मेरी खातिर वो मुझसे इतनी करीब हो गई, सारी हदें भूल गई। और मैंने क्या किया, मैंने रानी के जरिए उसको इतना जलील करवा दिया था कि वो खुद की नज़रों में ही गिर गई थी और मैं भी उसकी नज़रों में गिर चुका था। मैं मानता हूँ कि हम दोनों मोहब्बत में हद भूल गए थे, लेकिन वो मोहब्बत ही क्या जिसमें हद ध्यान रहे। मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, मोहब्बत तो हमेशा बेहद होती है। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि रानी ने हमारी मोहब्बत को चूर चूर कर दिया था। उसने इस कदर बुरे अल्फाज कहे जिससे उसकी पहचान हो गई मुझे कि ये औरत मेरी भी कभी नहीं होगी। मन तो कर रहा था कि रानी का मुंह कुचल दूं, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों का ख्याल था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, गाड़ी से टिककर जंगल में नीचे जमीन पर ही बैठा हुआ था और न जाने कब मेरी नींद लग गई। नींद में ख्वाब में मैंने यही देखा कि शिरीन मेरे सामने बैठी रो रही है और वो ये कह रही है, फारूक हमें अब जुदा होना होगा, हमारे मुस्तकबिल का कोई पता नहीं है, ना ही हमारा कोई भविष्य है, ना ही हम कभी एक हो पाएंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। आज से तुम तुम्हारे और हम हमारे। आज के बाद ना मैं तुम्हारी शक्ल कभी देखूंगी, ना ही अपनी शक्ल कभी तुम्हें दिखाऊंगी। फारूक हमेशा अपना ध्यान रखना। और हाँ, हमने मोहब्बत की थी, कोई नाजायज़ काम नहीं किया था। मैं तुमसे मोहब्बत करती थी और मुझे लगता था तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन हम ये भूल गए थे कि हमारे साथ जुड़े हुए लोग इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारी बीवी को अगर मालूम पड़ गया तो शायद हमारा रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। वैसे फारूक तुम अपना ध्यान रखना, और हाँ, कभी भी मुझे गलत मत समझना, मैंने ये सब हम दोनों की भलाई के लिए ही किया है। मैंने उसे एक ख्वाब में रोकने की कोशिश की। मैं उसके सामने रोने लगा कि शिरीन मुझे इतनी बड़ी सजा देकर मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करवाऊँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पैर में गिरने तक को राजी हूँ, बस मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी मोहब्बत को इस तरह ख़त्म ना करो, शायद मैं जिंदा भी ना रह पाऊँगा तुम्हारे बगैर। लेकिन शिरीन वहाँ से ऐसी गायब हुई जैसे धुआं किसी हवा के जरिए चले जाता है। और उसके बाद मेरी आंख खुली, देखा तो अभी आंखों में आंसू अब भी मौजूद थे। ये ख्वाब था या हकीकत ये तो नहीं जानता, लेकिन जो भी था बहुत तकलीफदायक था, बहुत तकलीफ देने वाला ख्वाब था। मैंने फटाफट गाड़ी वहां से स्टार्ट की, सीधा अपने घर चला गया। घर जाकर देखा तो बीवी सामान पैक कर रही थी। मैंने जाकर पूछा, रानी तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहने लगी, अब मैं और तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, अपने बच्चों को भी ले जा रही हूँ, और हाँ, अब हमारी मुलाकात सीधे आखिरत में होगी, और जब मैं तुमसे सवाल करूँगी कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। मैंने कहा, रानी मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे क्या हुआ है, और हमारे बीच में कोई ऐसा नाजायज़ रिश्ता नहीं था। तो वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ कौन सा जायज़ होता है और कौन सा नाजायज़ होता है। मैं क्या तुम्हें नहीं जानती? तुम इतने दिन से मुझसे दूर थे, ना ही हमारे बीच कोई रिश्ता रहा, ना ही कोई ताल्लुक़ रहा। इतने दिन में तुम इतने सीधे तो नहीं हो कि तुमने उस लड़की के साथ कुछ ना किया हो, और वो लड़की तो थी ही आवारा, लेकिन तुमने भी अपना किरदार मैला कर लिया है। तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, और हाँ, मैं अपने बच्चों को भी साथ लेकर जा रही हूँ। मैंने रानी को रोकने की बहुत कोशिश की, उसके आगे हाथ भी जोड़े, उससे माफ़ी भी मांगी, लेकिन वो थी जो रुकने को राज़ी ही नहीं थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, ज़िंदगी का शिराजा इतना क्यों बिखरते जा रहा है। आखिर मैंने किया ही क्या था? मैंने सिर्फ मोहब्बत ही तो की थी। मैं मानता हूँ कि रानी के साथ मैंने धोखा किया है, लेकिन शिरीन तो मुझे छोड़कर पहले ही जा चुकी है, और रानी अब मुझे छोड़कर जा रही है, साथ में मेरे बच्चों को भी ले जा रही है। मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रानी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद करके मेरे बच्चों को अपने साथ लेकर चली गई, और मैं घर में तन्हा अकेला बैठा रोता रहा। समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से मेरी ज़िंदगी को क्या हो गया।
सब कुछ मुझसे छिनता चला गया, कुछ भी मेरे पास ना बचा। मैं रोता रहा। तभी अचानक मुझे शिरीन का ख्याल आया कि मुझे शिरीन से बात करना चाहिए, कम से कम उससे माफ़ी तो मांगना ही चाहिए जो मेरी वजह से उसकी बेइज्जती हुई है। मैं अब रात होने का इंतज़ार कर रहा था कि कब रात हो, कब मैं शिरीन के पास जाऊं और शिरीन को जाकर सब कुछ बताऊं। हो सकता है वो मेरी परेशानी में मेरी कुछ मदद कर सके। और मैं रात का इंतज़ार करने लगा। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।